हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता स्टडी जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी, किंग्स मतलब राजा और पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री। आज इन तीनों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। जैसा कि एनसीईआरटी के हर चैप्टर में आप देखेंगे कहानी के साथ शुरुआत होती है, तो आज के कहानी में हम देखेंगे जगिनी के बारे में। जगिनी कौन है? ये छोटी सी बच्ची है, इसका नाम है जगिनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जगिनी एट द मार्केट। जगिनी एक दिन मार्केट में गई। वहां उसने क्या देखा? वहां मेला लगा हुआ था। मेला जो गांव में जो मेले लगते हैं, फेयर, जिसको हम फेयर भी कहते हैं। She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs, and clockwork toys, all of which came from the city. और ये गांव में जो मेला लगता था, वहां पर सामान कहाँ से आती थी? सिटी से, यानी कि शहरों से लोग आते थे यहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए। और जगनी को ये सब चीजें देखना, छूना, ये सब डिज़ाइंस को देखना, शाइनी पॉट्स को छूना, ये सब बहुत पसंद था। वो सबको छू छू के देख रही थी। फ्लोरल डिज़ाइंस का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर डिज़ाइन, है ना? फूलों के डिज़ाइन, कपड़ों के ऊपर फूल के डिज़ाइन, प्लास्टिक बकेट्स, ये सब चीज़ें इनके लिए नई होती थी क्योंकि ये शहरों से आती थी। The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. ये लोग जो सामान लेके आते थे गांव में बेचने के लिए, ये सब कैसे आते थे? बसेस और ट्रक से आते थे। और अपना सामान बेचने के बाद जब दिन खत्म होता है, मेला खत्म होने के बाद ये अपना सामान बेचकर चले जाते हैं वापस बसेस और ट्रक से। Why were they always on move? She wondered. जगिनी के दिमाग में सवाल आया कि ये लोग कौन हैं? ये लोग इतना एक जगह से दूसरी जगह घूमते क्यों रहते हैं? जगिनी ने अपनी मदर से पूछा कि ये लोग कौन होते हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, और ये क्यों आते हैं? हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट दे वर ट्रेडर्स। उसकी मम्मी ने उसे एक्सप्लेन किया कि ये लोग ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। ये लोग अपना सामान बेचने के लिए आते हैं और फिर सामान बेचकर पैसे कमाकर ये वापस अपने शहर लौट जाते हैं, या तो कहीं और अपना सामान बेचने के लिए चले जाते हैं। People who bought things where they were made and sold them elsewhere. ये जहाँ पे बनते हैं वहां से लेकर आते हैं, फिर कहीं और जाकर इसे बेचते हैं। How to find out about trade and traders. ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में किस तरह से हमें जानकारी मिली? You read about the northern black polished ware in chapter 8. Chapter 8 में हमने northern black polished ware के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. और इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये फाइंड आउट किए गए थे। बहुत सारे इन चीज़ों के होने के एविडेंसेस मिले हैं, जैसे फाइन पॉटरी मिले हैं, बोन्स एंड प्लेट्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन चीज़ों को यूज़ हुआ करता था उस समय में। ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह सामान को बेचते थे, इस वजह से ये सब पाए जाते हैं इंडिया के डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में। हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दीज प्लेसेस? और आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंची होंगी? इनके हाथ पैर तो होते नहीं थे, ये कैसे एक जगह बनते थे और पाए जाते हैं दूसरी जगह? जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई का काम किया होगा, जब चीज़ें डिस्कवर हुई, तो उनको ये सब चीज़ें जहाँ से मिली, तो ये कैसे पता चलता है कि एक चीज़ें बनती कहीं थी लेकिन पाई कहीं जाती थी? इसका मतलब ज़रूर ऐसा कुछ है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई लेके आता होगा। तो वो लोग कौन होते हैं? वो लोग ट्रेडर्स होते हैं। Traders may have carried them from places where they were made to sell them at other places. Traders का काम क्या होता था? जहाँ पर वो बनते हैं वहाँ से वो खरीदते हैं और कहीं और जाकर उसे बेचते हैं ज़्यादा दामों में। South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stone. और साउथ इंडिया किस लिए फेमस था? वहाँ पर गोल्ड गोल्ड पाए जाते थे, स्पाइसेस यानी कि मसाले पाए जाते थे, और मसालों में भी खासकर ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसे कहते हैं, और प्रेशियस स्टोन पाए जाते थे।
पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, और पेपर की वैल्यू रोमन एम्पायर में सबसे ज़्यादा देखी गई थी। वहाँ पर इसके एविडेंसेस पाए गए थे रोमन एम्पायर में पेपर की। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, और इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। ब्लैक गोल्ड क्यों इसे कहा जाता था? सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दीज गोल्ड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India. और जैसा कि जो भी एविडेंसेस मिले हैं कि रोमन के गोल्ड कॉइन साउथ इंडिया में मिले हैं, और साउथ इंडिया के स्पाइसेस, पेपर और प्रीशियस स्टोन्स, ये सब कहाँ मिले हैं? ये सब रोमन एम्पायर में मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि ज़रूर एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया गया है। तो रोमन्स क्या करते थे, उनको स्पाइसेस की ज़रूरत थी, वो पेपर खरीद के पेपर लेकर जाते थे साउथ इंडिया से, और साउथ इंडिया को इसके बदले क्या देते थे? गोल्ड। इसीलिए इसका नाम ब्लैक गोल्ड। पेपर इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल थी रोमन्स के लिए कि वो गोल्ड देकर पेपर खरीदते थे। ब्लैक पेपर, जिसे स्पाइसेस मसाले कहते हैं ना ब्लैक पेपर को। लेट्स सी वन पोएम, ए पोएम अबाउट ट्रेड। ट्रेड के ऊपर एक पोएम भी बनाई गई है। पोएम हमने पढ़ा था संगम लिटरेचर में। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोएम्स। ठीक है, ट्रेड के एविडेंसेस और कहाँ मिले हैं? संगम लिटरेचर में कुछ पोएम्स भी लिखे गए थे, संगम पोएम्स, उसमें भी इसके एविडेंसेस मिले, इसके बारे में लिखी गई है कि ट्रेड किस तरह से हुआ करती थी। Here is one which describes the goods brought into Puhar, an important port on east coast. ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, जो भी कोस्टल एरिया थे इंडिया में, वहाँ पे ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती थी क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी थी शिप को आने जाने की। तो पुहार एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, मान लीजिए ये इंटरनेशनल पोर्ट था, सब जगह से चीज़ें यहाँ पे लाई जाती थी। क्या क्या लाई जाती थी? Horses by she in ships, black pepper in carts, gems and gold born in the Himalayas। ये चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती थी? ब्लैक पेपर कार्ट्स में करके लाते थे, हॉर्सेस बाई सी लेके आते थे शिप्स में, और जेम्स एंड गोल्ड कहाँ पाए जाते थे? हिमालयाज में, सैंडलवुड वेस्टर्न हिल्स में, द पर्ल्स ऑफ द सदर्न एरिया, सदर्न सीज में द पर्ल्स पाए जाते थे, मोती, and currents from eastern oceans, the end of the Ganga and the crops from the Kaveri। और गंगा रिवर क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन होती थी, गंगा रिवर के आसपास जो भी ज़मीन होती थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी, और क्रॉप्स बहुत अच्छे होते थे, फसल बहुत अच्छे होते थे। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, और इस तरह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट चलता था। श्रीलंका से पॉटरी, फूड स्टफ आते थे श्रीलंका से, म्यांमार से पॉटरी आते थे। Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast। और ट्रेडर्स क्या करते थे? वो एक्सप्लोर करते थे, जितने भी सी रूट्स होते थे सब जगह से वो आते जाते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते थे। तो इनका काम ही था ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना और डिफरेंट सी रूट्स के बारे में बताना। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, दीज वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और शिप से आने जाने का रास्ता सी में होता था, और सी किधर था? अरेबियन सी में था, बे ऑफ बंगाल में था। Where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly। और सेलर्स क्या करते थे? ये फायदा उठाते थे मॉनसून विंड्स का, ताकि ये जल्दी से जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। और कैसे? मॉनसून विंड जिस तरफ से आती थी, अपने जो शिप होते थे, शिप की लोकेशन वो चेंज कर देते, ऐसे डायरेक्शन में रखते थे कि मॉनसून विंड से जैसे कहते हैं ना कि उससे मॉनसून विंड्स जब आते हैं तो उससे प्रेशर पड़ता है शिप पे जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चोज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। और जब उनको जाना होता था ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, वो चूज करते थे साउथ वेस्ट मानसून के डायरेक्शन। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी हुआ करती थी, तो बहुत ही हैवी शिप्स बनाए जाते थे, बहुत ही मजबूत शिप्स बनाए जाते थे इतने लंबी लंबी यात्राओं के लिए। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, और कोस्टल एरिया में नई राजधानियां कैसे बसी। द सदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय द
long coastline and with hills, plateaus and river valleys. जो southern half of the subcontinent है वो बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है। वहाँ पर क्या कहते हैं, हिल्स पाए जाते हैं, प्लेटूज पाए जाते हैं, रिवर वैलीज पाए जाते हैं। मतलब जितने भी फर्टाइल एरियाज है वो सारे कोस्ट लाइन में पाए जाते हैं। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। और जितने भी रिवर वैलीज थे उसमें से कावेरी रिवर वैली सबसे ज्यादा फर्टाइल थी। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। और जो भी चीफ, सेनापति और राजा जो कंट्रोल करते थे रिवर वैलीज को, वो सबसे ज्यादा अमीर और शक्तिशाली हुआ करते थे। Sangam poems mention the Movendar. This is a Tamil word meaning three chiefs used for the heads of three ruling families. ठीक है, संगम पोएम्स में क्या था, एक वर्ड था मूवेंदर। मूवेंदर वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, ये तमिल वर्ड है। इसे थ्री चीफ को एक साथ अगर कहना है तो मूवेंदर वर्ड का यूज किया जाता था। एंड यूज्ड फॉर द थ्री हेड ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। तीन रूलिंग फैमिलीज उस समय में थे जिनको मूवेंदर नाम से जाना जाता था। द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये एकदम साउथ में है, सदर्न पार्ट में। इंडिया के मैप में आप देखोगे सदर्न पार्ट में है चोलास, चेरास और पांड्यास। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। ये बहुत ज्यादा पावर में कब आई थी, 2300 साल पहले। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर। और जैसे कि तीन तीन हम किंगडम देख रहे हैं, तीन रूलिंग फैमिलीज देख रहे हैं, चोलास, चेरास और पांड्यास। इन तीनों के दो दो सेंटर्स हुआ करते थे। एक तो बहुत ही अंदर में एक सेंटर होता था और एक कोस्टल एरिया में एक सेंटर होता था। ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि तीन चीफ थे और उनके दो दो सेंटर थे तो कितने हो गए, 6 सिटीज हो गए। 6 सिटीज में से 2 सिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो दो कौन है, पुहार और कावेरी पत्तिनम। पुहार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्ट था जहाँ पे सब जगह से, डिस्टेंट लैंड से चीजें यहाँ पर आती थी। द पोर्ट ऑफ द चोलास एंड द मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। ये क्या थी, कावेरीपट्टनम क्या है, द पोर्ट चोलास के पोर्ट है। मदुरई क्या है, कैपिटल ऑफ पांड्यास है। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। ये रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, ये गिफ्ट्स वगैरह थे वो लोगों से लिया करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। ये लोग मिलिट्री मिलिट्री को लेकर, आर्मी को लेकर, अपने सोल्जर्स को लेकर जाते थे और ट्रिब्यूट कलेक्ट करके आते थे नेबरिंग एरिया से। They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters, including members of their family, soldiers and poets. और ये क्या करते थे, जो भी कलेक्शन इनकी होती थी, जो भी ट्रिब्यूट या नेबरिंग एरिया से लेकर आते थे, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जो इनको, इनके सपोर्टर्स जो इनको मदद करते हैं, इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स को, जो इनके सोल्जर्स है और जो पोएट्स हैं। और पोएट्स भी किन पोएट्स को ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, इतने ज़्यादा ये चीज़ें देते थे, जो भी वेल्थ होते थे पोएट्स को दी जाती थी। Many poets whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stone, gold, horses, elephant chariots and fine clothes. और संगम लिटरेचर में जो कनेक्शन, पोयम की कनेक्शन है, उसमें क्या देखेंगे कि चीफ्स की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। क्यों तारीफ करते थे, क्योंकि चीफ इनको रिवॉर्ड देते थे तारीफ करने के बदले में। और रिवॉर्ड में क्या देते थे, प्रेशियस कीमती पत्थर, गोल्ड, सोना, घोड़े, हाथी, रथ और कपड़े, ये सब इनको गिफ्ट में मिलते थे। Around 200 years later, a dynasty known as Shatavahanas became powerful in Western India. और 200 साल बाद, इन तीनों के 200 साल बाद एक डायनेस्टी उभर के आया सतवाहनास नाम से, जो वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहनास वॉज गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था उसका नाम क्या था, गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। We know about him from an inscription composed on behalf of his mother. हमें इसके बारे में पता चला एक इंस्क्रिप्शन से जो कि कंपोज किया गया था इनकी माँ के बिहाफ पे। गौतमी बालश्री, इनकी मम्मी का नाम क्या था, गौतमी बालश्री। He and other Satavahana rulers were known as lords of दक्षिण पथ। और इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। Literally the route leading to south,
which was also used as the name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western, southern coast. और इसने अपने आर्मी को, सोल्जर्स को कहाँ कहाँ किस किस डायरेक्शन में भेज दिया, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, सब जगह इसने अपनी आर्मी को भेज दिया. नाउ लेट्स सी द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. अब हम देखेंगे सिल्क रूट की कहानी क्या है, ये नाम कैसे पड़ा. सिल्क रूट का मतलब ये नहीं है कि कोई सिल्क का रास्ता बना हुआ है, कोई ऐसा रास्ता है जो सिल्क का बना हुआ है, मधुबन का बना हुआ नहीं, ऐसा नहीं है. The rich, glossy colors of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. और उस समय में सिल्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, बहुत कीमती कीमती होती थी सिल्क. ये देखने में भी बहुत सुंदर होते थे, बहुत ही अच्छी फैब्रिक होती थी, हाईली वैल्यूड होती थी, स्मूथ टेक्सचर होती थी. और ज़्यादातर सोसाइटीज़ में, जो हाई सोसाइटीज़ के लोग, ये सिल्क के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते थे. मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoons ऑफ द सिल्क. सिल्क बनाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिफिकल्ट है. ये कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म से निकाल के बनाया जाता था. स्पन एंड थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लॉथ, और उसके बाद इससे कपड़े बन के तैयार होते थे. ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट थे. टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो. और ये जो टेक्निक है सिल्क बनाने की, सिल्क से कपड़े बनाने की, ये इन्वेंट किसने किया? चाइना ने, 7000 साल पहले. While the methods remain closely guarded secret for thousands of years, some people from China who went to distant lands on foot, horseback, and on camels carried silk with them. और बहुत सालों, हजारों सालों तक ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है सिल्क से कपड़े बनाने की, ये सीक्रेटली इन्होंने छुपा के रखा, दबा के रखा, किसी को नहीं बताना चाहा. लेकिन जब चाइना से लोग दूर दूर जाते थे, या तो पैदल जाते थे, या घोड़ों पे सवार होके जाते थे, ऊंट पे सवार होके जाते थे, ये अपने साथ सिल्क को लेकर जाते थे. द पाथ दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट. और जिस रास्ते से ये लोग चाइना से बाहर जाते थे, उस रास्ते को सिल्क रूट का नाम दिया गया. Sometimes Chinese rulers sent gifts of silk to the rulers of Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. और कभी कभी तो चाइनीज रूलर्स जो होते थे वो एज अ गिफ्ट भेजते थे सिल्क के कपड़े. किसे भेजते थे? ईरान के जो रूलर्स थे, वेस्ट एशिया के जो रूलर्स थे, उनको भेजते थे सिल्क से बने हुए कपड़े. एंड और उसी से नॉलेज ऑफ सिल्क, सिल्क बनाने का जो प्रोसेस है वो सब जगह प्रचार हो गया. अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome. और 2000 साल पहले सिल्क के कपड़े पहनना फैशन में आ गया था. जो रूलर्स होते थे, रिच पीपल होते थे रोम में, वो सिल्क के कपड़े पहनना ही पसंद करते थे. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव as it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts. और ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, और इनको लाना भी बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि जिस रास्ते से होके लाना पड़ता था वो बहुत ही डेंजरस रूट्स, खतरनाक रास्ते थे. वहाँ रास्ते में क्या क्या पड़ता था? पहाड़, जंगल, रेगिस्तान. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. और जो लोग वहाँ रहते थे उस रास्ते में, जो लोग जिनका ठहराव था, जो रहते थे, वो लोग पैसे मांगते थे, डिमांड करते थे कि अगर आपको इस रास्ते से पास होना है, जाना है, तो आपको हमें इतना कीमत चुका के जाना पड़ेगा. लुक एट मैप 6 which shows the silk route and its branches. मैप में आप देख सकते हैं सिल्क रूट और इसके ब्रांचेस, किस किस रास्ते से होकर सिल्क रूट जाता था. Some kings tried to control large portion of the route. This was because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. और कुछ राजा जो थे वो अपना कंट्रोल स्थापित कर रहे थे सिल्क रूट पर. क्यों? ताकि उनको ट्रेडर्स के द्वारा टैक्सेस मिल सके, ट्रिब्यूट्स मिल सके, गिफ्ट्स मिल सके, जो ट्रेडर्स कैरी करते हैं अपने साथ जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इन रिटर्न they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers.
और इसके बदले में राजा इनको क्या देते थे? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज़ की? ताकि इनके जो सामान है वो कोई चुरा ना ले, कोई चोरी डकैती ना कर ले, इसलिए वो इनको प्रोटेक्शन देते थे और इसके बदले इनसे गिफ्ट्स लेते थे, ट्रिब्यूट्स लेते थे, टैक्सेस लेते थे। The best known of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushanas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. और सबसे जो बेस्ट नोन रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क वर द कुशानास। कुशानास का नाम बहुत फेमस था, जो सिल्क रूट को कंट्रोल करके रखते थे। वो रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, पूरे सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अराउंड 2000 ईयर्स अगो इसकी रूलिंग स्टार्ट हुई। देयर देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। इनके दो सेंटर्स इंपॉर्टेंट थे, पेशावर और मथुरा। दक्षिणा वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। दक्षिणा इनके किंगडम में इंक्लूड था। During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus। और उनके शासनकाल में, ड्यूरिंग their rule में, तो शासनकाल में ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड, एक और सिल्क रूट जो है, सिल्क ले जाने के जो रास्ते थे वो और एक्सटेंड हुए और बढ़े, फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंदस से होके भी इसका रास्ता गुजरने लगा। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर, और शिप के रास्ते से रोमन एम्पायर पहुंचाया जाने लगा। द कुशानास वर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड। और जो कुशानस थे ये सबसे अर्लीस्ट रूलर थे इस सब कॉन्टिनेंट में। टू इशू गोल्ड कॉइन्स, दे वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। और गोल्ड कॉइन्स को यूज किया जाता था ट्रेडर्स के द्वारा इस रास्ते में। नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म किस तरह से फैला, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्का। और कुशाना के सबसे फेमस रूलर का नाम था कनिष्का, who ruled around 1900 years ago, जिन्होंने शासन किया था 1900 साल पहले। He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन किया, जहाँ पर सारे विद्वान एक जगह मिलते थे और कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर्स पे वो चर्चा करते थे, डिस्कशन करते थे। Ashwagosha, a poet who composed a biography of the Buddha, the Buddha Charita lived in his court। और अश्वघोषा जो एक फेमस पोएट था उसके दरबार में, उन्होंने बायोग्राफी लिखी बुद्धा के ऊपर, जिसका नाम था बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता नामक किताब में उन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी कंपोज की और इनके दरबार में वो रहा करते थे। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। और अश्वघोषा के साथ और भी जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने संस्कृत में लिखने की शुरुआत की। A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed। और एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप होके सामने आई जिसका नाम था महायाना बुद्धिज्म। This had two distinct features। Earlier the Buddha's presence was shown in the sculpture by using certain signs। और इसके दो फीचर्स बताए गए। पहले फीचर में क्या था कि बुद्धा के प्रेजेंस दिखाया गया स्कल्पचर के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, और विथ सर्टेन साइंस, कुछ निशान के साथ, चिन्ह के साथ। फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटनमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री। और किस किस तरह के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। एक पीपल ट्री की स्कल्पचर बनाई गई जिसके नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। नाउ स्टैच्यूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। और बुद्धा के स्टैच्यूज भी बनाए गए। मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा व्हाइल अदर्स मेड इन दक्षिणा। बहुत सारे स्टैच्यूज बनाए गए मथुरा में और कुछ दक्षिणा में भी बनाए गए। द सेकेंड चेंज वॉज ए बिलीफ इन बोधिसत्वास। पहला क्या था, पहला इंस्टेंस क्या था कि इनके स्कल्पचर बनाए गए और जिस तरह से इन्होंने एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति की थी उसका भी एक दृश्य बनाया गया, स्टैच्यूज बनाए गए। और दूसरा क्या है, बोधिसत्वास, बिलीफ इन बोधिसत्वास। These were supposed to be person who had attained enlightenment। और ये वो व्यक्ति होते थे, वो लोग होते थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। Once they attained enlightenment, they could live in complete। और एक बार जब इन्होंने enlightenment ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ये अपना एकांत जीवन जी सकते थे और आराम से मेडिटेट कर सकते थे पीसफुली। However,
Instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. और ऐसा न करके इन्होंने क्या चूज किया कि वे ज्ञान की प्राप्ति होने के बावजूद वो इसी संसार में रहेंगे और लोगों को मदद करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे. The worship of bodhisattvas became very popular and spread throughout Central Asia. और इस तरह के जो वर्शिप है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बोधिसत्वास के जो वर्शिप है पॉपुलर होने लगे और बहुत ही स्प्रेड भी हुए पूरे सेंट्रल एशिया में, चाइना में, लेटर कोरिया और जापान में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ कि बोधिसत्वास क्या होते थे, वो लोग होते थे जो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद एकांत में ना जाके वो वर्ल्डली लाइफ में रह के, वर्ल्ड के बीच में रह के और सभी को वो ज्ञान बांटते हैं. Buddhism also spread to western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. और बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी. कैसे? क्योंकि बहुत सारे केव्स बनाए गए. केव्स किस लिए बनाए गए? ताकि मॉन्क्स जब यात्रा पे होते हैं तो वो वहाँ पे ठहर सके. जो हिली एरियाज है वहाँ पे केव्स बनाए जाते थे ठहरने के लिए कि वो वहाँ आराम कर सके रेनी सीजन में. Some of these caves were made of the orders of kings and queens, others by merchants and farmers. कुछ जो केव्स होते थे, गुफाएं होते थे, बनाए जाते थे, वो राजा या रानी बनवाते थे और कुछ बनवाए जाते थे मर्चेंट जो व्यापारी होते थे, किसान होते थे, वो बनवाते थे केव्स ताकि मॉन्क वहाँ पे रह सके. These were often located near passes through the Western Ghats. और इनकी लोकेशन कहाँ थी? ये पासेस के जहाँ पे रास्ते होके गुजरते थे, जो ट्रैवलिंग के रास्ते में जो केव्स पड़ते हैं वहाँ पर ही वेस्टर्न घाट्स में बनाए जाते थे. Roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan through these phases. Traders probably और इनसे कनेक्टेड जो रोड्स थे बहुत ही प्रॉस्परस पोर्ट्स के पास होके गुजरते थे. You can see the picture of like bodhisattvas. Traders haunted in these cave monasteries during their travels. और traders जो बहुत ही लंबी यात्रा करते थे, अपने सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, रास्ते में इनको भी रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी, तो ये भी केव्स में ही ठहरते थे, आराम करते थे मोनास्ट्रीज में. बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका. बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैले? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया including Indonesia. The older form of Buddhism known as Theravada Buddhism was more popular in these areas. और इन सब एरियाज में जो ईस्ट वर्ल्ड में जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ये सबसे पुराना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उसका नाम था थेरावाड़ा बुद्धिज्म. ये है एक केव एट कार्डे, महाराष्ट्र में एक केव है जो अभी भी है. The quest of the pilgrims. As traders journey to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. अच्छा, pilgrims क्या होते हैं? pilgrims का मतलब होता है तीर्थ यात्री. अब तीर्थ यात्री क्या होते हैं? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उनको तीर्थ यात्री कहते हैं. As traders journey to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. और ट्रेडर्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कैरावंस में, कारवां में, तो पिलग्रिम्स क्या करते थे? वो भी उसके साथ ही चले जाते थे क्योंकि रास्ते तो सेम ही थे और अकेले ना जाके ये ट्रेडर्स के साथ ही जाया करते थे. पिलग्रिम्स कौन होते हैं? Are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. पिलग्रिम्स वो पुरुष या महिला होते हैं जो दूर दूर प्लेसेस पे जाते, होली प्लेसेस पे जाते हैं पूजा करने के लिए. द बेस्ट ऑफन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स. और इनमें से भी सबसे बेस्ट कौन है? चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स. चाइना से कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते थे जिनका नाम था फाहेन, who came to subcontinent era about 1600 years ago, जो 1600 साल पहले आए थे. Xuanzang, who came 1400 years ago, 1400 साल पहले आए थे. And I King, who came about 50 years after Xuanzang. Xuanzang के 50 साल बाद आए. They came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. और ये क्यों आए थे? ये उन जगहों को देखने के लिए आए थे
जो बुद्धा से रिलेटेड थे, बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड थे, और बुद्धा के समय पे जो मोनास्ट्रीज बनाई गई थी उनको देखने के लिए ये लोग आते थे, चाइनीज पिलग्रिम्स। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, और प्रत्येक जितने भी पिलग्रिम्स, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे, इन्होंने बुद्धा के बारे में अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ लिखा है, अपने जर्नी के बारे में लिखा है कि जब वो यात्रा पे थे। They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and monasteries that they visited, and the books they carried back with them. और उन्होंने लिखा है किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता था जब ये यात्रा पे होते थे, जिन रास्तों से होके वो गुजरते थे, जिस तरह से वो आते थे जाते थे, सालों लग जाते थे, और मोनास्ट्रीज में विजिट करते थे और अपने साथ बुक्स भी कैरी करके लेके जाते थे चाइना। हाउ फायन रिटर्न टू चाइना। फायन ने अपने अकाउंट में बताया है जब वो चाइना वापस गए, किस तरह से वो गए। फायन बिगैन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। इन्होंने इंडिया से जब वो चाइना जा रहे थे, वो बंगाल से इन्होंने चाइना के लिए रास्ता तय किया था। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। और इसने ऐसे शिप पे यात्रा शुरू की जो कुछ मर्चेंट्स भी उसमें जा रहे थे, कुछ मर्चेंट्स के थे। They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm। और 2 ही दिन हुए थे उनको उनकी यात्रा की कि बहुत तेज आंधी में वो पकड़े गए, आंधी का सामना करना पड़ा। The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking। और जब आंधी बहुत तेज आ गई तो नाव, उनकी शिप डूब ना जाए, तो मर्चेंट ने क्या किया, जो भी अपने अपने सामान थे उन्होंने सब पानी में फेंक दिया ताकि वो लोड को लाइट वेट कर सके, शिप को हल्का कर सके और डूबने से बचा सके। Fahin threw away his meager personal belongings, but clung to his books and statues of the Buddha that he had collected। फाइन ने भी अपने जो पर्सनल सामान थे वो सब तो फेंक दिए, लेकिन उन्होंने जो बुक्स और स्टैचूज बुद्धा के थे जो उन्होंने कलेक्ट करके लाया था इंडिया से, वो नहीं फेंके। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। और 13 दिन बाद जो तूफान था वो शांत हुआ। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी। इस तरह से उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है कि जब सी की यात्रा पे वो रहते थे तो इस तरह के डेंजर का सामना करना पड़ता था। द सी itself is boundless in extent. It is impossible to know east or west except by observing the sun, moon or stars in their motions। और ये बहुत मुश्किल होता था ये डायरेक्शन का पता करना सी में। If it is dark, rainy weather, the only plan is to stir by the wind। और विंड के सहारे ही वो अपनी यात्रा करते थे। It took him more than 90 days to reach Java। और इनको 90 दिन लगे जावा पहुंचने में। Where he haunted for 5 months। जहाँ पर he haunted for 5 months। जावा में ये 5 महीने रुके। Before boarding another merchant ship that took him to China। चाइना जाने से पहले वो 5 महीने जावा में रुके और फिर मर्चेंट शिप आया और वापस वो चाइना चले गए। Xuanzang, who took the land route back to China, carried back with him statues of Buddha made of gold, silver, and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses। और जुआनजेंग लैंड रूट से जा रहे थे। इसने बुद्धा के स्टैचूज, जो सोने के, चांदी के, सैंडलवुड के बने हुए थे, और 600 मनुस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखे हुए जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनको 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर घोड़े पे लाद के वो लेके जा रहे थे। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized। और 50 मनुस्क्रिप्ट, 600 में से 50 मनुस्क्रिप्ट इनके खो गए जब वो बोट से क्रॉस कर रहे थे इंडस। He spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit to Chinese। और पूरा जीवन जुआनजेंग ने क्या किया, ट्रांसलेशन में बिता दिया। संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी मनुस्क्रिप्ट, संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करने में इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। नालंदा, ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा कहाँ पर है, बिहार में है। ये एक यूनिक सेंटर थे जहाँ पे बुद्धिस्ट लर्निंग्स
पाई जाती थी। बुद्धा के बारे में जो भी स्टडी होते थे वो यहाँ पे आके लोग सीखते थे। Xuanzang and other pilgrims spent time studying in Nalanda. जितने भी चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते थे वो कहाँ पे अपना समय बिताते थे? नालंदा में पढ़ाई करते हुए। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड, और उस समय का सबसे फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नालंदा हुआ करता था। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट, और इस तरह से जुआनजैंग ने अपने अकाउंट में लिखा है, यानी कि सच ही लिखा होगा। The teachers are men of highest ability and talent. जो टीचर्स, जो पुरुष टीचर्स थे वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही गुणवान, गुणी हुआ करते थे। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, और वे बुद्धा के टीचिंग्स को पूरे एकदम सिंसियरली फॉलो करते थे। द रूल्स ऑफ द मोनास्ट्री आर स्ट्रिक्ट, और मोनास्ट्री के जो रूल्स थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम, और सभी को उसका पालन करना ही होता था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। डिस्कशन पूरा दिन चलता था, सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। लर्नेड मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स, और जो भी लोग होते थे जिनको कोई डाउट्स होता था वो सब पूछने के लिए कहाँ आते थे? नालंदा। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, और जो लोग आते थे न्यू, जो नए यात्री होते थे जो आते थे एंट्रेंस में, उनको कुछ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे और तभी उनको एंट्री दी जाती थी। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस, और अगर वो इन प्रश्न, डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं तभी उनको एंट्री मिलती है, वरना नहीं मिलती। 7 or 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, और इनमें से 10 में से 7 या 8 लोग तो आंसर नहीं दे पाते थे इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के, यानी कि गेट कीपर्स भी जो होते थे वो भी कितने एडुकेटेड और कितने ज्ञानी होते थे। लेट अस सी द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति की बिगिनिंग किस तरह से हुई? दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन deities which became a central feature of later Hinduism gained in importance. भक्ति क्या है? वर्शिप, पूजा अर्चना करना किसी मूर्ति की, उसे भक्ति के रूप में हम जानते हैं, और ये हिंदुइज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंस गेन किया। दीज डेटीज इंक्लूडेड शिवा, विष्णु, गॉडेस सच एज दुर्गा, और इन जैसे जिसकी भी जो भी डेटी जिसको पसंद है वो अपने अपने डेटी को पूजा करते थे, और इसी को भक्ति कहते हैं। दीज डेटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति, एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, और इसी को भक्ति कहा जाने लगा। डीटीज को पूजा करना, मूर्तियों की पूजा करने को भक्ति कहा जाने लगा। भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चोजन डेटी। भक्ति क्या है? भक्ति को समझा जाता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन अपने पसंद के मूर्ति की पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा से, उसे भक्ति कहते हैं। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई लो कास्ट मैन वुमेन could follow the path of भक्ति, और इसमें किसी के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी भक्ति करने के लिए अलाउड था, चाहे वो लो कास्ट हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, सभी भक्ति करने के लिए परमिटेड थे, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, ए सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। आइडिया ऑफ भक्ति कहाँ पर प्रेजेंट है? भगवद गीता, भगवद गीता नाम की जो सेक्रेड होली बुक है हिंदूज के, जिसमें पूरा महाभारत लिखा हुआ है। In this, Krishna the god asked Arjuna, his devotee and friend, to abandon all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjuna free from all evil. जब युद्ध के मैदान में, जैसा हमने महाभारत में देखा है कि लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन जो कि उनके भक्त भी थे, उनके दोस्त भी थे, क्या समझा रहे थे कि ये जितने भी जो भी चीजें जो नजर आ रही है इन सबको त्याग दो, इन सबको अबंडन कर दो, त्याग दो और मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये जो फॉर्म ऑफ वर्शिप है, जो भक्ति है, ये पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में फैल गए। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than performance of the elaborate sacrifices। और कुछ लोग भक्ति में बहुत ज़्यादा डूब गए, लीन हो गए, मूर्तियों की पूजा करने लगे, और जो सैक्रिफाइस, जो बलि देने वाली जो प्रथा थी उसे छोड़ दिए। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ a devotee worships the chosen deity with a pure heart,
The deity will appear in the form in which he or she may desire. So the deity could be thought so the deity could be thought of as a human being, lion, tree, or any other form. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. और किस तरह के बिलीफ थे, किस तरह के डिवोटीज हुआ करते थे, अगर ये भी माना जाता था अगर कोई भी डिवोटी सच्चे मन से प्योर हार्ट से किसी भी अपने पसंद के डेटी मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो मूर्ति मूर्ति उसके उसको सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, जिस भी रूप में वो चाहे वो उसे दर्शन दे सकती है। और इसी इमेजिनेशन के साथ में जो आर्टिस्ट हुआ करते थे उन्होंने ब्यूटीफुल इमेजेस बनाए डीटीज के। जैसे कि हमने माइथोलॉजी में एक कहानी भी सुनी थी हिरण्यकश्यप की, कि जिस भी उससे क्या था, जो विष्णु के भक्त थे और भगवान विष्णु किस अवतार में आए और हिरण्यकश्यप का वध किया, कि उससे उसके पिता जो राक्षस थे उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, यहाँ है खम्बे में है, उसका हाँ है खम्बे में है, तो वहां से प्रकट हुए और फिर उसकी रक्षा की। तो इस तरह की माइथोलॉजी में बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं और उसी के बेसिस पे इमेजेस को आर्टिस्ट बनाते हैं, ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डेटीज। भक्ति comes from the Sanskrit term bhaj means to divine or share. भक्ति means to divide or share, और ये कहाँ से आती है, संस्कृत से आती है। This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. ये बताते हैं रिलेशनशिप भक्त की और भगवान की दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है भक्ति। भक्ति is directed towards Bhagavad, which is often translated as God, but also means one who possesses and shares bhag, literally good fortune or bliss. The devotee, known as the Bhakt or the Bhagavat, shares his or her chosen deity's bhag. और ये भी एक तरह की बिलीफ सिस्टम है कि भगवान के नाम से कुछ दान करना, ये भी इसको ये क्या है, ये भगवान के नाम पे कुछ दान करना, इसी से जो डोनेशन का सिस्टम शुरू हुआ भक्ति में, इसी से शुरू हुआ कि डिवाइड और शेयर, मतलब भगवान को कुछ शेयर देना। ए पोयम बाई ए भक्त। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट riches, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity। और बहुत लिटरेचर में ऐसा लिखे रहते हैं कि जो साहूकार होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो हाई स्टेटस के होते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है डीटी के साथ वो उनके करीब की रिलेशनशिप नहीं बन पाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द पोएम कंपोज्ड इन तमिल बाय अपार। और ये एक पोएम के कॉम्पोजिशन का पार्ट है जो लिखी गई है तमिल लैंग्वेज में, ए डिवोटी ऑफ शिवा के द्वारा, who lived about 1400 years ago. अपार was a वेलनर। वेलनर क्या था, जो अमीर जमींदार, जो बहुत ही पावरफुल पर्सन होते थे गांव में, उनके जमींदार, बड़े बड़े जमीन, उनको वेलनर कहा था। तो उनके द्वारा लिखी गई थी। वो भी कौन थे, एक भक्त थे, 1400 साल पहले उसने ये पोयम में लिखा था। The man who is regarded as low by the Brahmin, even the scavenger, उन लोगों को कहा जाता है जो जलाने का, कचरा उठाने का जो काम करते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहा जाता था, साफ सफाई का काम करते थे। मरे हुए पक्षी को, इंसान को उठाने का काम करते हैं। और ये कहा जाता है कि ब्राह्मण के द्वारा जिनको स्कैवेंजर्स, इनको लो बताया जाता है, ऐसी कोई डिस्टिंक्शन यहाँ नहीं होती है। इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट्स ऑफ हिम who shelters the Ganga in his long hair, I worship them. They are gods to me. और ये बताते हैं कि सभी को कोई भी रेस्ट्रिक्शन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करती थी। कोई भी जो भी डिवोटी, जो भक्त है, सच्चे मन से श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो पूजा कर सकते हैं। Because the deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, places that we describe as temples। जैसे कि लोगों ने पहले पूजा करना शुरू किया, फिर मूर्ति की स्थापना करने की शुरुआत की। अब मूर्ति को रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी, तो फिर मंदिरों का निर्माण करने की शुरुआत की गई। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस टेम्पल्स इन चैप्टर 11 में हम टेम्पल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर,
स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। और भक्ति आई, फिर डीटीज आए, तो फिर टेम्पल्स बने, और तो फिर स्कल्पचर बनने लगे, पोएट्री होने लगी, आर्किटेक्चर का काम होने लगा। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम रिवर इंडस। रिवर इंडस से इंडिया का नाम पड़ा। इट वॉज यूज्ड बाई अरब्स एंड इरानियंस टू रेफर टू द पीपल हु लिव्ड इन द ईस्ट ऑफ रिवर। जो भी इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे उनको इंडियन नाम से पुकारा जाने लगा अरब और ईरानियन के द्वारा। एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ, और जो इनके द्वारा जो कल्चरल प्रैक्टिसेस किए जाते थे, रिलीजियस बिलीफ थे, इसके नाम पे इनको हिंदू वर्ड से इनका नाम पड़ा। About 2000 years ago, Christianity emerged in West Asia. वेस्ट एशिया में 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी का इमर्जेंस हुआ, की स्थापना हुई। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन बेथलेहेम। जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ? बेथलेहेम में, विच वॉज देन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर का पार्ट था। क्राइस्ट टीचिंग्स वर दैट ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट में टीचिंग्स था कि ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, जीसस क्राइस्ट। He also taught people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated. और ये क्या सिखाते थे अपने टीचिंग्स में कि सबके साथ प्रेम भाव से पेश आना, और हमें दूसरों को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से हम चाहते हैं अपने आप को कि हमें दूसरे ट्रीट करें। Here are few verses from the Bible, the holy book that contains the teachings of Christ। और बाइबल में कुछ, बाइबल जो कि एक होली बुक है क्रिश्चियंस लोगों के लिए, उसमें जो दी गई टीचिंग्स है उसके कुछ मेंशंस हैं। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure heart, they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So सबको कैसा होना चाहिए? मर्सीफुल, प्योर हार्ट होना चाहिए, पीस मेकर होना चाहिए। Christ teachings appeal to ordinary people and spread through West Asia। क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी वो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा स्प्रेड हो गई पूरे वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर came from West Asia to the west coast of the subcontinent within 100 years of Christ's death। 100 साल बाद फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स आया वेस्ट एशिया से वेस्ट कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में after the death of Jesus Christ। The Christians of Karen, known as Syrian Christian, because they probably came from West Asia। Syrian Christian जो केरन के जो क्रिश्चियन है वो वेस्ट एशिया से आए। are amongst the oldest Christian communities in the world। जो सबसे पुराने क्रिश्चियन है वो सीरियन क्रिश्चियन है जो वेस्ट एशिया से आए थे। पूरे कम्युनिटी में सबसे पुराने क्रिश्चियन हैं। यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और चैप्टर के जो सॉल्यूशंस है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है, आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।